नमस्कार। ये जो दुनिया हमारे आसपास है ये कुछ नियमों पर चलती है और ज्यादातर ये नियम ये कायदे गणित की जबान में लिखे होते हैं। आज हम ऐसे ही एक गुप्त गणितीय आइडिया की कहानी में उतरेंगे। जरा सोचिए, एक अकेला मैथमेटिकल आइडिया कैसे एक न्यूक्लियर बॉम्ब को एकदम परफेक्ट गूगल सर्च से और तो और एक वाक्य में अगला शब्द क्या होगा ये भी बता दे। ये सब एक ही आइडिया से कैसे जुड़ा हो सकता है? और इसका जवाब छुपा है रूस में हुए 100 साल से भी ज्यादा पुराने एक दिमागी झगड़े में। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक कहानी जो आजाद मर्जी यानी कि फ्री विल पर हुए एक तीखे झगड़े से शुरू हुई। एक तरफ थे पावेल नेक्रासोव, जिन्हें प्रोबेबिलिटी का जार कहा जाता था। वो बहुत धार्मिक थे और जार के पक्के समर्थक। उनका मानना था कि गणित भगवान की मर्जी और इंसान की आज़ादी को साबित कर सकता है। और दूसरी तरफ थे आंद्रे मार्कोव, जिन्हें लोग गुस्सेल आंद्रे के नाम से जानते थे। वो एक कट्टर नास्तिक और सोशलिस्ट थे और उनके लिए नेक्रासोव का काम गणित का खुला मजाक था। इन दोनों के झगड़े के बीच में था एक सिद्धांत, द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हम कोई आज़ाद इवेंट जैसे कि सिक्का उछालना बार बार दोहराएं तो उसका जो एवरेज रिजल्ट है वो धीरे धीरे अपनी असली वैल्यू के करीब आता जाएगा। मतलब हजारों बार सिक्का उछालेंगे तो हेड्स और टेल्स का रेशियो लगभग 50-50 ही होगा। नेक्रासोव ने इसी आइडिया को समाज पर लागू कर दिया। उन्होंने देखा कि समाज के कुछ आंकड़े जैसे शादी या क्राइम रेट साल दर साल लगभग एक जैसे रहते हैं। तो उन्होंने तर्क दिया कि अगर ये आंकड़े लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब है कि इनके पीछे के जो इंसानी फैसले हैं वो जरूर आजाद होंगे। मतलब ये फ्री विल का सबूत है। मार्कोव को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। उन्होंने नेक्रासोव के काम को सीधे सीधे गणित का दुरुपयोग कह दिया। उनके लिए फ्री विल जैसी चीजों को गणित से जोड़ना ही बेवकूफी थी। और बस मार्कोव ने ठान लिया कि वो नेक्रासोव को गलत साबित करके रहेंगे। और इसे साबित करने का जो तरीका उन्होंने निकाला वो बहुत ही कमाल का था। उन्होंने सहारा लिया रूसी कविता की चेन्स का। मार्कोव ने रूस के महान कवि पुश्किन की मशहूर कविता यूजीन वनेगिन को उठाया। उन्होंने उसके पहले 20,000 अक्षर लिए और बस ये गिना कि उनमें वॉवल्स यानी स्वर कितने हैं और कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन कितने। उन्हें मिला कि 43% वॉवल्स थे और 57% कॉन्सोनेंट्स। ये उनका बेसलाइन डेटा था। अब उन्होंने अपनी प्रिडिक्शन मशीन बनानी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने 2 स्टेट्स बनाई, अक्षर या तो वॉवल होगा या कॉन्सोनेंट। फिर उन्होंने ये साबित किया कि भाषा में अक्षर एक दूसरे से आज़ाद नहीं होते बल्कि निर्भर होते हैं। कैसे? देखिए, अगर अक्षर पूरी तरह आज़ाद होते तो एक वॉवल के बाद दूसरा वॉवल आने का चांस 18% होता, लेकिन पुश्किन की कविता में ये चांस सिर्फ 13% था। मतलब साफ था, अगला अक्षर पिछले अक्षर पर डिपेंड करता है। और इसी जानकारी से उन्होंने एक मॉडल बनाया जहां अगले अक्षर का चांस सिर्फ करंट अक्षर पर निर्भर करता था। और बस यही था मार्कोव का मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने ये दिखा दिया कि उनकी ये जो डिपेंडेंट लेटर्स की चेन थी ना, वो भी बार बार चलाने पर आखिर में उसी 43-57 के रेशियो पर आकर रुक जाती है। इसका मतलब साफ था कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें चीजें एक दूसरे पर निर्भर हों, वो भी लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स को फॉलो कर सकता है। और इस एक बात ने नेक्रासोव के पूरे तर्क की नींव ही हिला दी कि इस नियम के लिए आज़ादी मतलब इंडिपेंडेंस जरूरी है। मार्कोव ने अपने पेपर के आखिर में अपने दुश्मन पर एक आखिरी और जोरदार वार किया। उन्होंने लिखा, इस तरह प्रोबेबिलिटी के लिए आज़ाद मर्जी जरूरी नहीं है। उन्होंने सिर्फ नेक्रासोव को गलत साबित नहीं किया था, बल्कि एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जहां डिपेंडेंट चीजों की भी प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती थी। मार्कोव को शायद ही अंदाजा होगा कि उनका यह आइडिया, जो एक निजी दुश्मनी से पैदा हुआ था, आगे चलकर एटम बॉम्ब से लेकर अरबों डॉलर्स की कंपनियों तक हर चीज पर असर डालेगा। 1945 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने न्यूट्रॉन्स के बर्ताव को समझने के लिए मार्कोव के आइडिया का इस्तेमाल किया, जिससे 1946 में मोंटे कार्लो मेथड जैसी चीज पैदा हुई। फिर 1998 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने इसी आइडिया से गूगल का पेज रैंक बनाया और आज के दिन बड़े बड़े लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs टेक्स्ट लिखने के लिए इन्हीं चेन्स के एडवांस्ड वर्जन्स का इस्तेमाल करते हैं। इस सब की शुरुआत मैनहट्टन प्रोजेक्ट में हुई और एक ताश के खेल से। स्टैनिस्लाव उलम नाम के एक मैथमेटिशियन एक दिमागी बीमारी से उभर रहे थे
और टाइम पास करने के लिए सॉलिटेयर खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें अचानक एक आइडिया आया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए हम उसके हजारों लाखों रैंडम नतीजों को सिम्युलेट करके देख सकते हैं। जब वो काम पर वापस गए तो उन्होंने और जॉन वॉन न्यूमन ने इसी आइडिया को एटम बॉम्ब की प्रॉब्लम पर लगाया। उन्होंने न्यूट्रॉन के लिए एक मार्कोव चेन बनाई। स्टेट थी, एक न्यूट्रॉन चल रहा है। ट्रांजिशंस थे, वो बिखर सकता है, सिस्टम से बाहर जा सकता है, या फिर फिजन यानी एक और एटम को तोड़ सकता है। हजारों सिमुलेशंस चलाकर वो ये पता लगा सकते थे कि क्या एक चेन रिएक्शन अपने आप चलता रहेगा, मतलब क्या बम फटेगा। कई दशक बाद 2 पीएचडी स्टूडेंट्स ने इसी आइडिया को एक बिल्कुल नई प्रॉब्लम पर लगाया, इंटरनेट पर सही जानकारी ढूंढना। उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड वेब को एक बहुत बड़ी मार्कोव चेन की तरह देखा। यहाँ वेब पेज स्टेट्स थे और वेबसाइट्स के लिंक्स ट्रांजिशंस थे। इस तरीके से उन्हें एक पेज की क्वालिटी और इंपॉर्टेंस नापने का रास्ता मिल गया। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। सोचिए, कोई इंसान कुछ ही वेबसाइटों के बीच एक लिंक से दूसरे लिंक पर क्लिक करते करते एक लूप में फंस जाए तो? इसका हल था एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जीनियस बदलाव, जिसे कहते हैं डैम्पिंग फैक्टर। उन्होंने सोचा कि एक वेब सर्फर 85% टाइम तो लिंक्स को फॉलो करेगा, लेकिन बाकी 15% टाइम वो बोर हो जाएगा और वेब पर कहीं भी किसी भी रैंडम पेज पर जंप कर जाएगा। बस ये छोटा सा ट्विस्ट इसी ने पक्का कर दिया कि एल्गोरिदम कभी फंसेगा नहीं और पूरे के पूरे वेब को रैंक कर पाएगा। तो सवाल यह है कि ये मार्कोव चेन्स इतनी पावरफुल हैं क्यों? जवाब छिपा है इनकी सादगी की ताकत में। मार्कोव चेन्स की असली ताकत एक खास प्रॉपर्टी में है, जिसे मेमोरी लेस प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे मुश्किल सिस्टम्स के लिए ताकतवर भविष्यवाणियां करने के लिए आपको पूरी हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ करंट स्टेट यानी अभी की हालत को देखना ही काफी है। बस ये जानना है कि हम अभी कहाँ हैं, ये नहीं कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। और इसी बुनियाद पर आज के मॉडर्न एआई और भी ज्यादा हिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। वो सिर्फ पिछला शब्द नहीं देखते, बल्कि उससे पहले के कई शब्द और उनका पूरा कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, ताकि वो हैरान कर देने वाली सटीक भविष्यवाणियां कर सकें। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आज भी वही है, अभी की हालत के आधार पर अगले कदम का अंदाजा लगाना। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाकर छोड़ता है। दुनिया में और कौन कौन सी पेचीदा चीज़ें हैं जो शायद बहुत आसान लगने लगे अगर हमें बस ये पता चल जाए कि नज़रअंदाज क्या करना है। विज्ञान के ऐसे ही और गहरे विचारों को समझने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।